नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और बड़ी खबर हमारे पास पहुंच रही है। सरकार इंश्योरेंस बिल पर विपक्ष के साथ आम राय बनाने में कामयाब हो गई है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में इंश्योरेंस बिल पास हो गया है। माना जा रहा है कि इंश्योरेंस बिल के पास होने से विदेशी निवेशकों का रुझान बढ़ेगा और इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत भी हो सकता है। इंश्योरेंस बिल के जरिए घरेलू इंश्योरेंस कंपनियों में FDI की सीमा अब 26% से बढ़ाकर 49% हो जाएगी। विदेशी निवेशक शेयर बाजार से भी 49% जो उनका हिस्सा है वो खरीद सकेंगे, लेकिन मैनेजमेंट जो कंट्रोल है वो भारतीय जो प्रोमोटर हैं, इंडियन प्रोमोटर्स हैं, उन्हीं के पास रहेगा। माना जा रहा है कि इंश्योरेंस में FDI सीमा बढ़ने से 60,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आ सकता है। खासकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी सरकार को मिल गया, जो सबसे मुश्किल लग रहा था। लेकिन विपक्ष में भी, खासकर देखें तो लेफ्ट पार्टियों ने इस पर कड़ा विरोध जाहिर किया है और इसको राष्ट्रहित के खिलाफ बताया है। आखिर किस तरह से राजनीति है इस पूरे बिल पर और किस तरह से जो इंश्योरेंस सेक्टर है क्या असर पड़ेगा, और जो आम कंज्यूमर है, जो आम भारतीय है, उसके लिए किस तरह की खबर है, तमाम पहलुओं से हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने साथ जो मेहमान हैं उनके जरिए तपन सेन मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से CPM के। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये करेंगे कि हम BJP से भी जल्द ही किसी को अपने साथ जोड़ें। सबसे पहले तपन सेन जी, ये बताइए कि मैं अगर आपके साथ शुरुआत कर सकूं, तो आप विरोध कर रहे थे कि इसको मैं आम राय ना कहूं, क्योंकि जिस तरह से ये बिल पास हुआ है फिलहाल राज्यसभा में, उसको आम राय नहीं कहा जा सकता। आपका कड़ा विरोध है। नहीं, इवन लोकसभा में भी ये बिल लेके जब टेकन हुआ, उसी में भी डिवीजन हुआ। फ्रॉम 10 to 25 पीपल वोटेड अगेंस्ट वेरियस प्रोविजंस ए बिल का जो था। एक बार राज्यसभा में पोजीशन ये था, जो विचार के समय लेफ्ट तो इसको विरोध पहले से ही कर रहा है, कंसिस्टेंटली विरोध कर रहा है। इसके छोड़ के भी समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, DMK, तृणमूल कांग्रेस, ये सारे ये बिल के अगेंस्ट में अपने विचार रखा। तो आपके विरोध का क्या पहलू है? आपके विरोध विचार रखा और सारे विरोधी मोरल इज कॉमन। नहीं, आपके विरोध के क्या जो पहलू कॉमन है? हमारे जो विरोध था, जो एक नंबर है, जो FDI बढ़ाना नहीं चाहिए। FDI बाहर से पैसा लाएगा, ये बात जो बोला जा रहा है ये सरासर ठीक नहीं है। दे विल नॉट ब्रिंग मनी, दे विल ब्रिंग द इक्विटी मनी ओनली। इंश्योरेंस कंपनी का जो बेसिक बिजनेस है, जैसा प्रीमियम कलेक्ट करता है उसी को साइकिल करता है, उसी से प्रॉफिट आता है। तो नेचुरली एनी, नॉट ओनली इंश्योरेंस, फॉर बैंकिंग ऑल्सो इट होल्ड्स गुड। जो बाहर से पैसा नहीं आएगा, वो उसका इक्विटी पार्टिसिपेशन के लिए जितना पेमेंट करना वो करेगा, यही आता नहीं है। लेकिन ये कहा तो ये जा रहा है कि पैसा आएगा और 60,000 करोड़ तक आ सकता है। एक मिनट, ये 60,000 करोड़ कब आएगा वो तो देखा जाएगा ना। तो टाइम विल से। टिल नाउ, फ्रॉम 2000 टिल टुडे, टोटल विदेशी पूंजी जो इंश्योरेंस सेक्टर में आया करीब 7,000-8,000 करोड़ के जैसा। और जैसे जैसे वो विदेशी पूंजी बढ़ते गया, हमारे एक जो पैरामीटर माना जाता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, वो घटते गया। एक फीचर है हमारे, इज ऑल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। नहीं तो यह आपको क्या, नहीं आपसे पूछूं मैं, आपको बुनियादी नहीं, आपको विरोध बुनियादी है या कुछ पहलुओं पर? विरोध का एक पहलू है जो हम नहीं चाहते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। एंड सेकंड है, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज है, उसी को भी डिसइन्वेस्ट करना, उसका शेयर, उसका दरवाजा खोल दिया ये बिल। ये दो मुख्य पहलू है जिसका ऊपर हमने अमेंडमेंट मूव किया और अमेंडमेंट के ऊपर मतामत भी दिया जी। लेकिन तपन सेन जी, क्या ये बुनियादी विरोध है या कुछ पहलुओं पर विरोध है, या आपको लगता है कि बुनियादी तौर पर बिल पे ही बुनियादी विरोध है? लेकिन इसीलिए जो हमारे देश के जो सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, वित्तीय क्षेत्र में का बारे में ये सरकार जो कदम उठा रहा है, और ये सरकार सिर्फ ये नहीं, पिछले सरकार से ये कदम का कंटिन्यूटी है जो उठा रहा है। मोर और मोर इन द ओपनिंग के नाम में, ग्लोबलाइजेशन का नाम में, जो एक डीरेगुलेशन का ओर जा रहा है, ये हमारे देश के आर्थिक स्थायित्व के लिए खतरा है। 2008 का ग्लोबल मेल्टडाउन में हमारे देश उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसी का मुख्य कारण ये है जो हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर, मोर और लेस पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस था, और उसी के लिए वो स्पेकुलेशन में ज्यादा कंसंट्रेट करने जी। आलोक शर्मा जी, ये बताइए कि आपने क्यों विरोध नहीं किया इस बार? आपको लगता है कि जितने आपके कंसर्न्स थे वो सब पूरे हो गए, या इसके पीछे भी कोई राजनीति देखी जाए? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीति इस तरह के बिल्स पे कभी भी नहीं करती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का एक बिल था, और जब से ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ है,
तो ग्लोबलाइजेशन के 4 मेन पिलर्स रहे हैं, एफडीआई, एफआईआई, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में कांग्रेस पार्टी खुद यूपीए 1 और यूपीए 2 में प्रयास करती रही कि ये बिल पास हो ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, रोजगार भी बढ़े। हम समझते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद भी चिदम्बरम साहब के समय में जितने भी 50 से 55 अमेंडमेंट्स और जो भी मॉडिफिकेशंस उसमें लाए गए थे वो तमाम मान लिए गए हैं आज, तो आज विरोध का कोई कारण नहीं था। कांग्रेस लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से आपको अपोज किया, आपने उसे सपोर्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक सियासी जमीन तो खो दी आपने। देखिए, ऐसा नहीं है। देश की जनता चिंतन और मनन के साथ आगे बढ़ती है। अर्थव्यवस्था से संबंधित बिल था, हम बीजेपी की तरह विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। बीजेपी इसी बिल का विरोध करती रही पिछले 5-6 वर्षों तक, पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। अगर आप रिकॉर्ड पर देखेंगे तो सदन के पटल पर जिस तरह के वक्तव्य आए कि देश बिक जाएगा और तमाम तरह के, लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी का अनुसरण नहीं करती है। हम चाहते थे कि इस बिल के माध्यम से इंश्योरेंस सेक्टर में 26 से 49% एफडीआई बढ़े, वो बढ़ी, आज देश के लिए अच्छा है। लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, केवल ये बिल पास कर देने से पैसा एफडीआई नहीं आएगी। लेकिन आपकी चिंता क्या थी जिसको आपको लगता है कि अब हल हो गई वो चिंता? वो सिलेक्ट कमेटी ने सब कुछ आपकी जो फिक्र थी वो दूर कर दी और इसलिए अब सारा समर्थन दे दिया गया और बीजेपी अब वही कर रही है जो कांग्रेस पार्टी चाहती है। देखिए, मैं समझता हूं कि पहले जिस समय बिल आया था हम लेकर आए थे और हमने जो अमेंडमेंट्स उसमें प्रपोज किए थे उसमें मेन चीज़ थी कि रूरल एरिया किसानों को और शहरों से बाहर भी जाकर इसके अंदर जो काम हो इंश्योरेंस के अंदर वो हो, और जो पैसा है करेंसी फ्लाई वाली जो बात थी उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने एड्रेस किया था। और हमारे देश में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता कि अभी भी कोई बहुत ज़्यादा संदेह किया जाए कि साहब कंपनीज आएंगी यहाँ काम करेंगी और मुनाफा कमाकर चली जाएंगी। मैं समझता हूँ अभी धारणा से हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ देश के अंदर एक नई शुरुआत हुई है, उसको स्वीकार करना। ठीक है, लेकिन एफआईआई को लेकर खासकर जो आपका एक विरोध था, जो चिंता थी, वो दूर हो गई? देखिए, मैं समझता हूँ एफआईआई क्या होता है कि मैक्सिमम जो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें कहीं ना कहीं ये रहता है कि लोग कम समय के लिए पैसा लगाते हैं और पैसा निकालने का मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग रहता है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार अवश्य हुआ है और एक बेहतर रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की कोई जो गुंजाइश है वो कम हुई। सदन जी, इसको देखने के 2 पहलू हो सकते हैं इस खबर को। एक तो ये है कि राजनीतिक पहलू क्या है, सरकार को इससे राजनीतिक तौर पर क्या फायदा होगा, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा हुआ समर्थन देने से, और दूसरा है इसका आर्थिक पहलू के इंश्योरेंस सेक्टर का क्या होगा, आम आदमी जो आम कंज्यूमर है उसका क्या होगा। सबसे पहले अगर राजनीति पे हम चर्चा करें तो क्यों कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है अपनी चिंताओं के बावजूद, और लेफ्ट पार्टियों का तो विरोध जो उनकी फंडामेंटल इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके ही खिलाफ है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्यों सपोर्ट किया इसका बेहतर जवाब तो कांग्रेस पार्टी के ही लोग दे सकते हैं। इसमें एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि ये बिल पहले राज्यसभा में पेश किया गया था। सरकार ने अभी पिछले जब विंटर सेशन में बहुत सारे उनके जो सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म का एजेंडा है वो नहीं हो सका, तो उसके बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस का सहारा लिया। इस बार उस समय उनके मंत्रियों ने, अरुण जेटली जी ने, अनेक लोगों ने कहा कि अगर ये लोग पास नहीं होने देंगे तो हम जॉइंट सेशन बुलाएंगे। इस बार उन्होंने एक स्मार्टनेस दिखाई कि राज्यसभा में बिल होने के बावजूद उन्होंने लोकसभा में उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेज करके फ्रेश बिल के रूप में पेश किया। एक तरह से देखें तो ये संसदीय व्यवस्था की जो भावना है उसके अनुरूप नहीं था। अब इसके बावजूद इस सवाल को लेकर उठाने का और इसको रोकने की ये जो कोशिश सरकार ने की, इस पर कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं कड़ा विरोध जताया, इसका जवाब तो आज वो लोग क्या राजनीति करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें क्या उनको वो दिग्भ्रम है, इसका जवाब बेहतर तो वही दे सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में उन्होंने एक बेहतर पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो हो रहा था इस समय विभिन्न डिफरेंट बिल्स के ऊपर में, उसका एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने खो दिया है। सवाल ये है, ये इनका कहना है कि हम बीजेपी की तरह विरोध नहीं करते, हम गुण दोष के आधार पर विरोध करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन ये सवाल जो है कि ये जो गुण दोष के आधार पर आप फैसले आज कर रहे हैं, जिस सरकार ने अपने समय में इनकी जो पॉलिसी पैरालिसिस की जो धारणा बनी वो बनाने में उस पार्टी के बड़ा रोल रहा।
अब आज आप गुण दोष के आधार पर ठीक है फैसले कीजिए, आप सहायक बने। उसमें जो एक अपोजिशन यूनिटी बन रही थी लैंड बिल को लेकर, माइनिंग बिल को लेकर, अब ये आशंकाएं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी कि ये अभी एक हफ्ते बाद ये लोग माइनिंग बिल और कोल बिल को भी पास कराएंगे। और उसके साथ जो एक पार्लियामेंट में जनादेश के बाद इनकी जो कमज़ोर हालत थी, इसके बाद भी जो एक ताकत एक गोलबंदी से बनती हुई दिख रही थी, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने खो दिया। जी हाँ, और इस बीच हमारे साथ सीपी ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा से बीजेपी के मंत्री भी रह चुके हैं, उनसे हम जरूर सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले सत्येंद्र जी की बातों का जवाब देंगे आप आलोक शर्मा। देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीति केवल राजनीति के लिए की जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि लैंड एक्विजिशन बिल और अभी जिस तरह से माइनिंग बिल आएगा उसमें और संशोधन की भी आवश्यकता है, चर्चा की भी आवश्यकता है। और सरकार ने कहीं ना कहीं कहा भी है कि कोई परिवर्तन अगर उसमें अपेक्षित होंगे तो उस अपेक्षित परिवर्तनों को किया जाएगा। लेकिन आज का जो बिल था उसको केवल हम राजनीतिक दायरे से देखें तो कहीं ना कहीं विश्व परिदृश्य पर और खास तौर पर जो आर्थिक परिदृश्य है उसमें एक नकारात्मक मैसेज जाता, वो नहीं जाना चाहिए देश के लिए। कांग्रेस पार्टी ने आप ही कह रहे हैं कि चूंकि आपकी और बीजेपी की जो आर्थिक पॉलिसीज हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए एक कॉमन ग्राउंड है जिस पर बातचीत हो सके और इसीलिए आपने ऐसा किया है। लेकिन तब तो पूरा जो लॉजिक है इस पूरे चुनाव का, किस तरह से आपने ये चुनाव हारा और बीजेपी ने जीता, वही पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। जी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी पॉलिसीज और उनकी पॉलिसीज सेम है। हमारी पॉलिसीज आम आदमी के लिए हैं, उनकी पॉलिसीज मैक्सिमम कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए हैं। लेकिन आज हम केवल ये कह रहे हैं कि जो आज का बिल आया है उस पर अगर हम चर्चा करें तो जो हमने प्रपोजल्स दिए थे उसमें सेलेक्ट कमेटी ने काफी चीजें उसमें से मानी गई हैं और हमने उसको स्वीकार किया, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते हैं। कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्विक रिएक्शन दीजिए फिर मैं ठाकुर जी पुट द फैक्ट स्ट्रेट। मैडम, आई थिंक यार हो रहा है, फैक्ट को सीधा रखना चाहिए। ये बिल एक्चुअली यूपीए सरकार के बनाए हुए बिल है, उन्हीं का बेबी कहा जाता है। ऊपर से नीचे तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सिलेक्ट कमेटी में मेन बिल आया, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने डिस्कस हुआ, डिस्कस करने का बाद ऑफिशियल अमेंडमेंट उस समय चिदम्बरम जी ने मूव किया, बाद में प्रणब मुखर्जी भी मूव किया, बीच में फॉर ए शॉर्ट टाइम ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, करीब 50-55। ये सरकार, नया सरकार आने का बाद वही अमेंडमेंट जेटली जी ने मूव किया, आइडेंटिकल अरेंजमेंट, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, सम वर्ड हियर एंड देयर, कोई बेसिक डिफरेंस नहीं था। और वही जो अलग से अमेंडमेंट था 2008 बिल के साथ, अलग से इतना ऑफिशियल अमेंडमेंट है, सिलेक्ट कमेटी बन के यही काम किया। वो जो बाहर वाले अमेंडमेंट है वो बिल के अंदर समेटा लिया और वही सिलेक्ट कमेटी के प्रपोज किए हुए जो बिल है, जो रिकास्टेड बिल है, वही बिल एक नए बिल के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 2015 लेके, और वही बिल राज्यसभा में अभी पारित हुआ। ये फैक्ट है। ये तो रही राजनीति, लेकिन कांग्रेस एंड बीजेपी ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी मैटर दे आर ऑन द सेम बोर्ड। ये तो प्रमाणित हो चुका है। तपस्या जी, अब हम चाहेंगे कि हम एक एक पहलू पर बात करें, क्योंकि दर्शक ये भी सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि इसके पीछे की राजनीति चलिए, पास कराया नहीं कराया, क्यों कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कहा किया, वो सब अलग बात है अपने आप में, लेकिन अब होगा क्या, इकोनॉमी के लिए किस तरह के संकेत हैं। सीपी ठाकुर जी, ये बताइए कि फिलहाल तपन सेन ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट, सबसे बड़ी दलील दी जा रही है कि इससे FDI आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उनको ये शक है, बल्कि पूरे यकीन के साथ ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा है, कुछ हज़ार भी नहीं आएगा, 60,000 करोड़ की तो अलग बात है। देखिए, ये हर एक 10 साल के बाद हमेशा जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी है दुनिया में हर देश में बदलते रहा है, हिंदुस्तान में भी बदला। जब देश आज़ाद हुआ तो रसा से प्रभावित इकोनॉमी था, कांग्रेसी गवर्नमेंट थी, फिर कांग्रेसी गवर्नमेंट में हुआ कि इसको ओपन किया जाए और ओपन हुआ। उसी तरह से जैसे सेन साहब बता रहे हैं, ठीक है, ये तो उन्हीं लोगों का बिल बनाया हुआ था। लोगों का ऐसा फीलिंग है कि अगर कैपिटल आएगा ज़्यादा तो देश को फायदा होगा। वो कह रहे नहीं आएगा, ना आएगा तो नहीं होगा तो बंद हो जाएगा, तो इसमें नुकसान क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अनंत सिन्हा जी कमेटी के असिस्टेंट संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। हाँ, विरोध किए थे उन्होंने विरोध किया समय था। अब जसवंत सिन्हा के समय बहुत एक मिनट, जसवंत सिन्हा के बदले उनके बेटा अभी मंत्री हैं। समय बदल गया, मंत्री मैंने आप सत्ता में आ गए, ये तो बदल गया ना समय। इकोनॉमी भी बदल रहा है।
नहीं आप सत्येंद्र जी, वो कहिएगा तो कि पहले ही कह दिया मैंने, बीजेपी समय के साथ बदलती रहती है। जिन बिलों का पहले विरोध करती थी आज उनको अपना रही है। नहीं, नहीं, फिर भी हम बदलती रही कहेंगे है। कि समय चलिए की देश के हित आवश्यकता में है। अगर कोई कदम उठाए तो हम नहीं, सहयोग नहीं, करेंगे। इसको उस तरह नहीं, से सीपी ठाकुर जी नहीं ऐसा लीजिए। करते हैं, समय बारीकी की से बात आवश्यकता करते है। हैं। चलिए बारीकी से बात करते हैं। राजनीति पे हमने बात की है, आप थोड़ा देर से आए, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी परेशानियां थी, कौन कौन सी ऐसी चिंताएं थी जो अब दूर हुई हैं या नहीं हुई हैं। कई लोगों को इस बात के लिए भी विरोध है, कई छोटी पार्टियों के नेताओं ने सवाल ये उठाया कि LIC जैसी जो कंपनियां हैं उनको इस तरह का कंपटीशन मिलेगा और जितनी एफिशिएंसी के साथ ये कंपनियां आएंगी बाहर से, LIC वगैरह खत्म हो जाएंगे। नहीं, इसे ये तो बेकार है, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। कैसे? LIC अगर एफिशिएंटली काम करेगा तो LIC ही रहेगा, बाहर वाली कंपनी बहुत नहीं कर पाएगी। ये नहीं है कि बहुत जगह हुआ है कि बाहर की कंपनी आके एकदम इंसर्किल कर ले सेंटर यहाँ के लोकल कंपनी को, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दलील ये दी जा रही थी कि अमेरिका तक में जहां इतनी रिफॉर्मिस्ट पॉलिसीज हैं वहां तक अलाउ नहीं किया गया है इस तरह के इन्वेस्टमेंट को, इस तरह की फॉरेन कंपनीज को। नहीं तो इंडिया में कैपिटल का भी ज़रूरत है। कैपिटल कहाँ से आएगा? आपके यहाँ बहुत कैपिटल है नहीं, तो किसी तरह से तो आप लीजिएगा उसी से। उस पर आप ख्याल रखिए, उसको देखिए, उसको कंट्रोल कीजिए और उसके बाद देखिए उसका इफेक्ट क्या है। और देश में अगर 5 साल के बाद उसका खराब इफेक्ट होगा तो कोई भी सरकार आएगी 5 साल के बाद वो उसको चेंज करेगी। लेकिन आप ये बताइए कि आम जनता को आपने ये बताया कि कांग्रेस पार्टी की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें बहुत खराबियां हैं, पॉलिसी पैरालिसिस है, आम आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, बाजार का सेंटिमेंट खराब है और इस सब की वजह से बीजेपी को वोट दिया जाए। जनता ने विश्वास किया, आपको वोट दिया, इतनी बड़ी मैंडेट से सरकार बनी, लेकिन बिल कमोबेश वही है जो कांग्रेस पार्टी ने प्रपोज किया था। अभी तपन सिंह ये कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्हीं का बेबी था ये, तो फर्क क्या हुआ? आम जनता को कैसे समझाएंगे? टोटलिटी में कर रही हैं, टोटलिटी में हम लोग एग्री नहीं किए हैं। ये पर्टिकुलर इस बिल पर हम लोग एग्री किए हैं, लगा कि ठीक है देश के लिए, हम लोग ले लिए। देखिए सरकार ठीक है, हर एक आदमी अपना सामान बेचता है, मेला में एक तरह का सामान रहता है कि हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यही ना होता है। तो ये पॉलिटिक्स में भी है। लेकिन अब आप जब आए हैं पावर में, हम लोग जो पावर में आए हैं, इनको तो जनता है, पॉपुलेशन इतना बढ़ा हुआ है, उसके विषय में सोचना है और उसका भी वेलविंग सोचना है। ये सब सोच करके लोगों ने इस पॉलिसी को लाया है और देखेगा, ऐसा थोड़े है कि यहाँ के लोग। लेकिन सीपी ठाकुर जी, जो बात हो रही है इतने बड़े कदम की, इतना बड़ा बाजार खोल देने की, बात ये भी हो रही है कि कहीं ना कहीं जो विदेशी कंपनी है अगर वो 2 पार्टनर लेकर आती है साथ में घरेलू, तो उसका जो लार्जर स्टेक बन जाएगा, कहीं ना कहीं उसका जो से है वो बन जाएगा। जरूरी नहीं है, आप जो कह रहे जरूरी नहीं है। 96 के पहले एक टाइप ऑफ इकोनॉमी था जो कि स्टेल होने लगा। स्टेल होने लगा कि देश की आवश्यकता को नहीं ठीक से मीट कर पाएगा। उसके बाद ओपन किया गया इंडियन इकोनॉमी को। ओपन करने के बाद देश बहुत आगे बढ़ रहा है और इसको और ओपन करने की जरूरत है। लेकिन सेफगार्ड क्या है? क्या आप मुझे बताएंगे सेफगार्ड क्या है? पार्लियामेंट में कुछ पार्टियों के नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दूसरा रूप हो सकता है। कैसे आप काउंटर करेंगे? सेफगार्ड्स बताइए। नहीं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ था उसका भी कारण ये था कि उस वक्त सरकार में जो सरकार में थे, हम लोग भी थे, दोनों में एक कमी थी। सरकार किसका था? बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह भूल जाइए, चलिए वो भूल जाइए। तो उसके बाद वो देखा आज के दिन में बताइए कि आप पहले सुन लीजिए, आप ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात उठा दी आप। तो बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह रंगीला ऐसे राजा को भी ये देश सह रहा था। तो अंग्रेज देखा कि भाई ये जो सह रहा है तो हम ही कहे नहीं इसको यूसर्व करके ले लें, और वही हुआ। अभी वो बात नहीं है, सेफगार्ड की बात कर लेते हैं। एक नहीं उसकी बात नहीं है। उसके बाद हम लोग इतना गुलाम रहे, आप कहते कि पहले की बात है। लेकिन अभी जो है, अभी हम लोग जो है जाफर को सामने रखते हुए देश के पहला आजादी का संघर्ष बहादुर शाह जफर को सामने रखते हुए पहला आजादी का संघर्ष शुरुआत हुआ। लेकिन उसको लेकिन साहब उसको तो यही गुलामी में रहे आप उस देश में। वो पॉइंट नहीं, वो पॉइंट नहीं है। आप हमारा पूरा सुन लीजिए। सीपी ठाकुर जी इंश्योरेंस बिल पे वापस आ जाते हैं। इंश्योरेंस पर हम रह रहे हैं। जी मैं आती हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट नहीं, आप उठा दिए वही बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह रंगीला। अरे भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इंश्योरेंस बिल पे वापस आते हैं, फिर इतिहास पे कभी और चर्चा करेंगे। देखिए उस वक्त के बाद भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा बदलते गया है। हम लोग जब आज़ाद हुए थे तो नेहरू जी ने रशियन बेस पर आधारित उससे बहुत प्रभावित थे, बहुत अच्छा से देश में लाए, थोड़ा फायदा हुआ। उसके बाद लगा कि स्टेलमेंट होने लगा तो उसको बदल दिया।
कांग्रेस पार्टी ही बदली। जी चलिए, आलोक शर्मा जी बताइए कि फिलहाल सेफ गार्ड को लेके जो बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, क्योंकि आपने सपोर्ट किया है तो अब आपको बीजेपी बन के इसको जो है डिफेंड भी करना पड़ेगा। नहीं, मैं सबसे पहली चीज तो बीजेपी बन के डिफेंड नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस बन के ही बिल को डिफेंड करूंगा। ठीक है, ओके। पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, सेफगार्ड की जहां तक बात है वही पुराने प्रोविजंस हैं। 49% रखना है कि भी मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस के हाथ में, क्योंकि 51% शेयर्स हमारे पास रहेंगे तो मैनेजमेंट हमारे पास रहेगा। दूसरा, जब तक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को परमिशन नहीं देता है आरबीआई, मैं नहीं समझता किसी भी तरह के करेंसी फ्लाई का या मनी ड्रेन का किसी तरह का कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा अवश्य इसके अंदर हमें नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो लॉन्ग जेस्टेशन में जो पैसा लगना चाहिए, जो प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े हैं 10 साल 20 साल वाले, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा मैक्सिमम लंबे समय के जो भी अवधि के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लगता है, तो ये पैसा उनमें लगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, एक तरफ रोजगार डेवलप हो, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन डेवलप हो। नौकरियां नहीं होंगी। नहीं तो दोनों चीजें होंगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, और अगर इंश्योरेंस सेक्टर होगा तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपने आप में कहीं ना कहीं दलीलें जो दी जा रही हैं वो मैं आपको भी दे देती हूँ, आपके पास हो सकता है उस बात का जवाब हो। पहली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और इस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है। दूसरी बात ये है, मैं पूरी बात अपनी कर लूँ, दूसरी बात ये है कि जब से रिफॉर्म्स के दरवाजे खुले तब से एक कंपनी से जो है 47 प्राइवेट कंपनियां अब इस मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं और कंपनियां आने से हेल्दी कंपटीशन होगा और जो आम कंज्यूमर है उसको फायदा होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं सेफ गार्ड और क्रॉस चेकिंग के लिए जो 26% से ऊपर जो आएगा निवेश, उसमें FIPB के जरिए जो बोर्ड है उसके जरिए जो है निवेश आएगा। क्या आपको इस सबसे राहत नहीं होगी? अगर आप 26% वाला उसका परफॉर्मेंस देख ले, मतलब जब बिल्कुल फॉरेन कंपनी FDI नहीं था, उसी समय से आज का डेट तक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और तो इंश्योरेंस कवरेज अगर देश का देख ले, आप देखेंगे जो जैसे जैसे विदेशी पूंजी का पार्टनरशिप बढ़ा, आज का डेट में करीब 16 ऐसा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है फंक्शनल, और उसकी के ऑलमोस्ट सभी इंश्योरेंस कंपनी के फॉरेन पार्टनरशिप है। यही भारत जो AIG बोलिए, फोर्टिस बोलिए, जो दुनिया के बड़े बड़े इंश्योरेंस जायंट बोला जाता है, ये सब कई पार्टनरशिप 16 कंपनियों का अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का साथ है। जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आते रहा और वो कंपनियों को एडमिनिस्ट्रेशन में, ये फॉरेन पार्टनर डायरेक्टर बोर्ड में उसका जैसा प्रभाव बढ़ते रहा, इसके चलते अब साथ साथ ये भी हो रहा है जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन घटते रहा। इसका दो कारण है जी। एक है LIC GIC पहले जो ऑपरेट करते थे वो गांव में भी करते थे, शहर में भी करते समय मेरे पास थोड़ा कम है, जल्दी शहर बात का खत्म कर लें। जो हाँ। प्रॉफिट जो है, शहर का जो ज्यादा मार्जिन मिलता था वो लेके वो कम मार्जिन में रूरल एरिया में ऑपरेट करता था। अभी ये लोग आ जाने के बाद बाजार के कुछ शेयर उसको पास भी गया, जी। टू दैट एक्सटेंट उसको बिजनेस हैज कम डाउन, बट डिस्पाइट दैट GIC और LIC आज का डेट में हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा लाइफलाइन था। मैक्सिमम मनी उधर से हाल ही में 1,50,000 करोड़ का डील MOU हुआ विथ LIC एंड रेलवे फॉर रेलवे। चलिए तफसील से भी बात करेंगे किसी रोज जी। टू दैट एक्सटेंट इट विल गो डाउन, नंबर 1। नंबर 2, जो बात बोला जाता है, बोल भी रहा है, मीडिया में भी प्रचार होते हैं, जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़ावा मिलेगा अगर एक प्राइवेट वाले आ जाएगा, ये भी होने वाला नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में आज तक जितना गरीब तबकों को पास मतलब एक्सपेंशन हुआ, मुझे कार्यक्रम खत्म ये करना होगा। सारे पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज कंपनी से मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। सत्येंद्र जी 30 सेकंड में में बताइए कि आम कंज्यूमर के लिए क्या है? देखिए, ये पूरी जो इकोनॉमी चल रही है और जो मैसेज दिया जा रहा है वो सब 1/3 यहाँ जो भारत का पॉपुलेशन है उसके लिए है। ये सारा पैसा आएगा, उसको लाभ मिलेगा। बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो आपने इस बजट में हम लोगों ने देखा कि सोशल सेक्टर में पैसे कैसे काट दिए गए हैं। उनको तो जो चीज़ हेल्थ जैसी चीज़ों में पैसा काट दिया गया है, तो इसलिए इसका लाभ सबको मिलेगा। ये तो जिसको यथार्थ नहीं पता है वही सोच सकता है। बाकी ठीक है, ये पैसा आएगा, इसमें कंपटीशन होगा, कुछ नई स्कीम्स आएंगी तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनके लिए कुछ बेहतर स्कीम्स आ सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी आपका। पॉइंट आपका जानकारी के लिए बोलते हैं, हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर है, जी जी जी, जिसका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बात है, लेकिन उसका नतीजा ये है आज का डेट में हमारे 2/3 जो किसान, उसका कोई इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं नहीं। मिलता है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तपन सिंह जी आपका। CP ठाकुर जी और आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जैसे जैसे कहते हैं कि जो डेविल है वो डिटेल्स में मिलता है, आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से इस पूरे जो कदम है उसका असर खासकर जो इंश्योरेंस का सेक्टर है उस पूरे सेक्टर पर किस तरह से पड़ेगा और आम आदमी पे कैसा असर होगा। बहस जाहिर जारी रहेगी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।